चमेली खा लूंगा मैं तो। चमड़ी क्या होता है? चमेली के चमेली। पत्ते भी, चमेली के पत्ते भी उसी काम आते हैं। अच्छा, चमेली बनकर चमड़ी क्या होता है? चमेली। हाँ हाँ, ठीक ठीक। जा। ओके। तो हमें आज पढ़ना था संविधान सभा की समितियां एवं उनके अध्यक्ष। देखो, इसमें जो समितियां हैं वो समितियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उनके अध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जनरली उनके अध्यक्ष पे ही आता है। एक समिति प्रारूप समिति, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसको डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में ले लेंगे उसको कि उसमें कौन कौन सदस्य थे। इसके अलावा उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनते बाकी, ठीक है। तो मेन समितियां जो है, प्रमुख समितियां, उनकी लिस्टिंग है यहाँ पर, तो उनके नाम बता रहा हूँ मैं। और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जितना मुझे पता है वो बता भी दूंगा। कि संविधान समिति थी सबसे पहली समिति, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय और प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अब संघीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति का मतलब क्या है? कि संघीय संविधान समिति मतलब ऐसी समिति थी कि जो संघ के लिए संविधान बना रहे हैं, उसकी जो समिति थी उसके लिए। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब संविधान समिति बन रही थी, संविधान सभा जब बनी थी, उस टाइम पर जब कैबिनेट मिशन आया था, तो उसमें क्या था, उसका प्रावधान कि संघ के लिए एक अलग संविधान बनेगा, प्रांत के लिए अलग संविधान बनेगा। उस हिसाब से समितियां बनी थी फिर ये, तो ठीक है। तो प्रांतीय संविधान समिति जो थी उसमें सरदार पटेल उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, और संघीय संविधान समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जो ड्राफ्ट कर रही थी। तो ये प्रमुख समिति थी, मेन समिति यही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इसी के पास था। बाकी के काम इतने बड़े काम नहीं थे उन लोगों के, ठीक है। फिर एक संचालन समिति थी, जो कि इन सबको संचालन कर रही थी, मतलब उनका किस तरीके से रेगुलेटरी कमेटी जिसको कह सकते हैं, रेगुलेट कर रही थी इन सब समितियों को। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर उसके थे अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ये एक इंपॉर्टेंट कमेटी थी ये भी, कि इसमें क्या था कि मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा जो होनी थी, और उसके विषय में जो, और अल्पसंख्यकों के विषय में जो समिति बनाई गई, उसके विषय में जो भी परामर्श देने थे, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल उस समिति के। अब इन दोनों समितियों की दो उप समितियां भी थी। एक थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और एक थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। अल्पसंख्यकों से मतलब क्या था यहाँ पर, कि जिनकी संख्या कम है उनको अल्पसंख्यक कहा गया था, ठीक है। तो मेनली उस टाइम पर मुस्लिम्स जो थे वो अल्पसंख्यक माने गए थे मेनली। बेटा बाहर जाओ, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। फिर बनी थी एक राज्योगीत समिति। एक्चुअली राज्योगीत समिति जो बनी थी, उस समिति का मतलब क्या था, कि समझौता करने वाली समिति थी। मतलब कि जो प्रांत बन रहे थे हमारे देश के, तो उनमें किस तरीके से समझौता करके उनको संघ में लिया जाए। तो वो समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक थी झंडा समिति, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उसका नाम इस लिस्ट में नहीं, झंडा समिति का, ठीक है। उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो ये समितियां थी पूरी, ठीक है। एक बार फिर से समितियां याद कर लें। याद करने के लिए, संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग, ठीक है। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति, इसके थे जवाहरलाल नेहरू। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, इसके सरदार पटेल। देखो, ज्यादातर अध्यक्ष जो है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ज्यादातर कमेटी के अध्यक्ष थे। राज्यों की समिति जो थी उसके अध्यक्ष भी ये थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और कार्य संचालन समिति, इसके डॉक्टर के एम मुंशी। के एम मुंशी का फुल नेम पूरा नाम था कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ठीक है। राष्ट्रध्वज समिति, इसके अध्यक्ष थे राष्ट्र संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रारूप समिति पर, या ड्राफ्टिंग कमेटी पर। इसका मुख्य काम था कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। मतलब जैसे जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव दे दिया था, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव के अकॉर्डिंग फिर एक ड्राफ्ट करना पूरा इस कमेटी का काम था। तो
इस कमेटी की जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था इसका गठन। ठीक है, इसमें कुल 7 सदस्य थे। अब इन सदस्यों को याद करने के लिए ये जो कमेटी थे इसके सदस्यों को याद करने के लिए एक तरीका है कि आसानी से याद हो जाएंगे कि सिर्फ इसमें दो नाम अलग हैं। एक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उसके अध्यक्ष थे, और दूसरे हैं जो मुस्लिम हैं वो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये दो अलग हैं। बाकी 5 नाम जो हैं उन पांचों के नाम जो हैं वो या तो कृष्ण का डायरेक्ट नाम है या कृष्ण के नाम का पर्यायवाची है। जैसे दूसरे सदस्य थे इसके गोस्वामी एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो इनके नाम में आ गया एन गोपाल, गोपाल जो कि कृष्ण जी का नाम है। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे इसके अल्लादी कृष्ण कृष्ण स्वामी अय्यर। इनके नाम में भी कृष्ण आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ए के स्वामी अय्यर इनका नाम, शॉर्ट में जो लिखते थे वो ए के स्वामी अय्यर लिखाता था इनका नाम। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे हैं डॉक्टर के एम मुंशी, तो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। फिर एन माधव राव, इनके नाम में माधव आ गया जो कृष्ण कृष्ण जी का नाम है। और सातवें थे टीटी कृष्णामचारी। ये सातवें थे टीटी कृष्णामचारी। ठीक है, तो इन इनमें से 5 के नाम में कृष्ण का नाम आ रहा है, दो है, एक जो अध्यक्ष है वो है बी आर अम्बेडकर, और एक जो बचे मुस्लिम है वो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टीटी कृष्णामचारी। ये इसके सदस्य थे। अब एन माधव राव किसके स्थान पे आए थे जब बीएल मित्र ने इस्तीफा दे दिया था। एक्चुअली बीएल मित्र ने इस्तीफा किस लिए दिया था कि बीमारी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। बीएल मित्र ने काफी बीमार थे और बुजुर्ग थे, तो उन्होंने फिर अपना इस्तीफा दे दिया था। तो उनकी जगह पे फिर एन माधव राव को लिया गया था। और डीपी खेतान खेतान जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पे कृष्णामचारी को लिया गया था। ठीक है, तो ये 7 सदस्य थे इस प्रारूप समिति में। अब प्रारूप समिति ने क्या क्या किया था, तो प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप जो है फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, दूसरा प्रारूप जो था, एक्चुअली दूसरा नहीं, अंतिम प्रारूप जो है वो 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इस बार पहली बार संविधान को पढ़ा गया था। मतलब अगर ये पूछा जाता है कि संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया था, तो 4 नवंबर 1948 को संविधान को पढ़ा गया पहली बार। 26 नवंबर 1949 को संविधान को भारत के लोगों ने अपनाया, लागू किया और स्वयं को सौंपा। एक्चुअली ये क्या है कि जब प्रस्तावना पे जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 26 नवंबर 1949 को किए गए थे, तो उसमें लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग पहले लिखा हुआ था, हम इस संविधान को अंगीकार करते हैं। प्रस्तावना में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 संविधान को भारत के लोगों ने अपनाया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर से अब कुछ चीजें रिपीट होंगी दोबारा। ठीक है, कि जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। मतलब प्रस्तावना जो है वो अंगीकार किया गया है लेकिन लागू नहीं हुई थी। ठीक है, ये लागू किया गया कब, जब पूरा संविधान लागू हो गया उसके बाद प्रस्तावना लागू की गई। मतलब पूरा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंगीकार कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है डायरेक्ट जो इसमें लिखे हुए हैं कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाए गए, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और पहले राष्ट्रपति कब चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 24 जनवरी 1950 को ही। एक्चुअली 24 जनवरी 1950 जो था वो संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। ठीक है, इसी बैठक में ये सारे निर्णय लिए गए थे। ठीक है,
2 साल 11 में 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। ठीक। अब 26 जनवरी 1949 को संविधान जब अंगीकार किया गया था, क्योंकि अंगीकार कर लिया गया है, शासन प्रारंभ करना था, तो शासन को प्रारंभ करने के लिए उसके कुछ अनुच्छेद जो हैं वो उसी दिन लागू कर दिए गए थे। तो वो जो अनुच्छेद लागू किए गए थे वो थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये जो है 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुए थे। बाकी सब 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किए गए थे? 26 जनवरी 1950 को, सॉरी, 26 जनवरी 1930 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 में, तो उस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को, तो इसी दिन को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया गया। ठीक है। संविधान सभा में कांग्रेस के प्रभुत्व की आलोचना करते हुए संविधान विशेषज्ञ ग्रैंडविले ऑस्टिन ने एक टिप्पणी की थी संविधान सभा के में कांग्रेस के प्रभुत्व पर, कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही जो कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। आर्टिकल जो 5, 6, 7, 8, 9 है, जो ये नागरिकता से संबंधित वाले हैं, और 324 वाले जो हैं हाँ ये निर्वाचन से संबंधित है। तो याद रखना, नागरिकता, निर्वाचन और आगे और एक दो आर्टिकल जो हैं ये लागू करे गए थे। यानी नागरिक, अगर हाँ डायरेक्ट ऐसा आ जाए कि कौन कौन से मतलब कि लागू करे गए थे, तो आर्टिकल मतलब नागरिकता करे गए थे, और हाँ। निर्वाचन से संबंधित जो थे वो 1949, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। कभी ठीक है। कभी ये होता है ना, आर्टिकल नहीं देता और पूछ लेता है हाँ कि कौन कौन से लागू किए गए थे, तो हाँ। मतलब जैसे लिख दिया नागरिकता या हाँ। निर्वाचन, और लिख दिया ऐसे, तो वो याद रखना ये चीजें। ओके। ठीक है। अब आते हैं पर संविधान की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है कि सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। मतलब अभी तक जितने संविधान है उनमें सबसे सबसे लंबा संविधान हमारा जो कि लिखित संविधान है भारत का। इससे बड़ा कोई भी लिखित संविधान पूरी दुनिया में नहीं है किसी का भी। ठीक है। पहली विशेषता इसकी यही है। तो मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं मुकेश? वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? और 477। यस, 477 है, 475 है। 77 है सर, 77। हाँ, 477। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी मैं भूल गया हूँ। ठीक है। चलो, 477 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 448 जो हैं वो एक्टिव हैं, बाकी के जो हैं वो हटा दिए गए हैं। ठीक है। 448 जो अनुच्छेद हैं वो एक्टिव अनुच्छेद हैं, बाकी अनुच्छेद हटा दिए गए हैं। मतलब वो है, निरस्त कर दिए गए हैं वो अनुच्छेद। ठीक है। काउंट उनका 477 है। ठीक। बट एक्चुअली काउंट भी 477 कैसे होता है? ए बी सी डी ई एफ करके। अदरवाइज जो एक्चुअल काउंट जो किया जाएगा तो 395 ही काउंट किया जाएगा। टोटल अनुच्छेद 395 है, भाग टोटल 22 है, और अनुसूचियां जो है वो 12 हो गई हैं। अनुसूचियों का काउंट जो है 12 है, एक्चुअल काउंट अनुसूचियों का। ठीक है। अनुसूचियों में एबीसीडी नहीं किया गया है, बट बाकी जो संविधान के भाग हैं और अनुच्छेद हैं उनमें ABCDEF करके 477 किए गए थे। ठीक है। अब संविधान को विस्तृत बनाने के कारण क्या थे? भाग इतना विस्तृत 25 हो गए, भाग 25 हो गए ना। नहीं, ऐसे तो 22 हैं, लेकिन वो भाग भी हाँ जो हुए वो ABCD करके 25 हुए ना। हाँ, तीन भाग भाग बा जो हुए, हाँ, है ना। हाँ 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 तीन हाँ। भाग वैसे 22 है, बाकी ABCD करके 25 हो गए हैं। मतलब का करके बनाए गए, जैसे जैसे पांच भाग, पांच का पांच का हो गया। हम्म, हम्म, इस तरीके से तीन भाग बड़े हैं, हम्म, है ना।
हाँ हाँ ऐसा ही है। हम्म, ठीक है। तो जो अब संविधान जो इतना इतना विस्तृत बनाया है, उसके मेन कारण क्या थे? तो एक तो भौगोलिक कारण है कि हमारे भारत का विस्तार जो है और विविधता वो बहुत है। और भारत में विविधता कैसे है कि यहाँ कदम कदम पे बोलियां, नई नई बोलियां होती हैं। कहीं बोली, भाषा और संस्कृतियां कदम कदम पर बदलती हैं। तो वो भौगोलिक कारण हो गया। ऐतिहासिक कारण इसका था कि भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत प्रभाव रहा। और यह अधिनियम भी बहुत विस्तृत था। तो उसको मैक्सिमम मतलब लगभग 200 जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स जो हैं, वो तो 1935 से ही लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो 200 अनुच्छेद तो वहीं से आ गए हमारे। फिर एकल संविधान। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। अब हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए वही संविधान लागू है अब तो, पहले नहीं था। ठीक है। अब एक ही संविधान है पूरे देश पे। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। अब उसमें क्या था कि देखो, संविधान सभा जो थी उसमें मैक्सिमम लोग जो थे वो बैरिस्टर थे। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे के एम मुंशी हो, या और भी जितने भी लोग थे, वो अधिकतर लोग जो थे वो बैरिस्टर थे। तो संविधान सभा में जो कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, तो उसी के बेसिस पर ये संविधान हमारा इतना लार्ज और इतना विस्तृत बना है। इसके अलावा दूसरा, अब दूसरी विशेषता क्या है इसकी, कि विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब अलग अलग देशों के संविधानों से हमने इस संविधान को बनाया है। तो संविधान, हमारे संविधान के बारे में एक और वो कहा जाता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। संविधान के बारे में कहा जाता है ये, कि अलग अलग देशों के संविधान से हमने हमारा संविधान बनाया। और 1935 का वो भी लिए हैं उपबंध, वो भी इसमें डाले हैं। नम्यता एवं अनम्यता, मतलब कठोरता और शिथिलता, दोनों चीजें इसमें आती हैं। लचीलापन, वो कैसे है कि नम्यता कैसे है या लचीला कैसे है, कि संविधान संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे ब्रिटिश संविधान में होता है कि वो अभी एक सामान्य प्रक्रिया के थ्रू वहाँ का संविधान जो है संशोधन किया कर लिया जाता है। और कठोर कैसे है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन विशेष प्रक्रिया की तरह तहत होती है। उसके लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसा अमेरिकी संविधान जो है उसके उसी की तरह। मतलब दोनों चीजें इसमें निहित होती हैं। कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि जो टोटल सदस्य हैं संसद के, उन सबका 2/3 बहुमत चाहिए। अगर वो नहीं होता है संविधान संशोधन नहीं होगा। और कुछ में सामान्य बहुमत से भी हो जाता है। जैसे कि सामान्य बहुमत से मतलब क्या है, जितने सदस्य संविधान, जिस दिन ये संशोधन हो रहा है या जिस दिन इसका प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, उस दिन जितने सदस्य उसमें उपस्थित हैं सदन में, उनका जो बहुमत होगा उससे भी पारित हो जाता है कई बार। कुछ तो ये मतलब नम्य और अनम्य दोनों प्रकार की विशेषताएं इसमें विद्यमान है, यानी लचीला और कठोरता। ठीक है। एकात्मक एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये कैसे है कि एकात्मक भी है और संघीय भी है। एकात्मक से मतलब क्या है, एकात्मक विशेषता क्या है कि इसका केंद्र जो वो सशक्त है। मतलब अगर कभी कोई भी दिक्कत आती है देश में, तो फिर जो भी चीज होगी वो केंद्र के हाथ में चली जाती है। जैसे इमरजेंसी कंडीशन बनती है, तो उसके इसमें केंद्र के हाथ में पूरी शक्तियां चली जाती हैं। ठीक है। संघात्मक का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो सरकारें हैं, एक संघ है और एक राज्य है। लेकिन एकात्मक में क्या होगा कि जब जरूरत पड़ेगी तब केंद्र जो है सबसे ज्यादा सशक्त सशक्त होता है। संविधान एक है और ये एकात्मकता है। ठीक है। लेकिन शक्तियों का विभाजन किया है, ये संघात्मक है। तो एक ही संविधान में शक्तियों को दो तरीके से विभाजित कर दिया गया। जैसे जो हमारी शेड्यूल्स जो होती हैं, तीन तीन जो लिस्ट हैं जो अ, संघ सूची, राज्य सूची और अपशिष्ट सूची, उस तरीके से जो शक्तियों का विभाजन किया है, तो वो संघात्मक की विशेषता दिखाता है। ठीक है। एकल नागरिकता है, यानी इसमें हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता जो है यानी सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में जिस तरीके से होता है कि आपकी स्टेट में भी अगर किसी स्टेट में जाओगे, वहाँ की स्टेट आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, वहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। इसके अलावा संघात्मक की विशेषता है लिखित संविधान है।
ताकि किसी की शक्तियों में कोई वो हस्तक्षेप ना हो, अलग से हस्तक्षेप जहाँ पर है तो लिखित में है पूरा। लचीलापन भी है, संविधान की सर्वोच्चता है, ये संघात्मक है। एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब न्यायपालिका जो है वो अभी भी केंद्र के हाथ में है। ठीक है, ये आपकी एकात्मकता दिखाता है। और इसके अलावा जो है न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, लेकिन केंद्र के हाथ में है लेकिन स्वतंत्र है न्यायपालिका, मतलब ये दिखाता संघात्मकता का। ठीक है, फिर कुछ राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र के द्वारा होती है, ये एकात्मक है। जबकि राज्यपाल काम कहाँ करता है, राज्य में, ये संघात्मक है। लेकिन नियुक्ति किसने करी है, केंद्र ने, वो एकात्मक हो गया। ठीक है, फिर एकात्मकता में जो अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस है, आईएएस हो गया, या कुछ साइंटिस्ट हो गए, जो साइंटिस्ट जो होते हैं मेनली, जैसे इसरो वगैरह जो है, ये सब केंद्र के हाथ में है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो केंद्र के हाथ में है, आपातकालीन प्रावधान केंद्र के हाथ में है। ये क्या दिखाता नहीं है, नहीं, एकात्मकता। साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट का मतलब मेरा ये है कि इसरो जैसी चीजें जो हैं वो केंद्र के हाथ में है। हाँ नहीं नहीं, तुम इसरो जैसी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन वो उसको इसमें इसमें मत जोड़ो। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, अखिल भारतीय सेवाएं मेनली आपकी आईएएस वगैरह जो है मेनली वो हो आपका जाती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। आईएएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईएफएस हाँ हो गया, ठीक है, हाँ आईपीएस हो गया। पहले तीन थी, लेकिन चार बढ़ा दी गई सर। हाँ। और याद रखो कि जो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, इसकी सिर्फ राज्यसभा से ही इसकी स्वीकृति होती है। यानी हम्म कितनी वैकेंसी निकलनी, कितना क्या होना, ये सिर्फ राज्यसभा ही इसको डिसाइड करती है, लोकसभा इसको डिसाइड नहीं करती है। ठीक है। हाँ। आर्टिकल 312 जो है वो राज्यसभा को ये निर्देश करता है कि कितनी वैकेंसी निकलनी है, कितना क्या है, ये सब चीजों की, ये सब चीजें सिर्फ राज्यसभा ही करेगी। आर्टिकल 312, ठीक है ना। हम्म, हम्म। इसमें लोकसभा का कोई भी रोल नहीं रहता। वैकेंसी निर्धारित करता यूपीएससी का अध्यक्ष कौन रिक्रूट करता है? है राष्ट्रपति। यूपीएससी का राष्ट्रपति। है ना, राष्ट्रपति करता है। हम्म। देखो, जितने भी निकाय हैं हमारे देश में, जो आयोग है जितने भी हैं, जैसे अगर स्टेट को छोड़ दें तो स्टेट के आयोग जैसे पीएससी है, तो पीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करता है कौन, एनसीपीएससी राज्यपाल। का राज्यपाल। ठीक है, और बाकी जो बाकी जो आयोग हैं उनके जो अध्यक्षों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। चाहे भले वो चुनाव आयोग हो, या आपका यूपीएससी हो, या आपका कोई और भी जो भी आयोग हैं, और भी आयोग जो भी बनते हैं, उन सबकी जैसे अभी अध्यक्ष। देखो, अभी रिसेंट में जो कैग के जो अध्यक्ष बने हैं, मुर्मू बने हाँ हैं एक, है ना। इनको भी हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया है। हाँ, जो पहले कहाँ के थे, जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के थे, राज्यपाल थे। है ना। तो अब वो इस समय कैग, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, हाँ कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल जो है, कैग जो भी परीक्षक महानियंत्रक बोलते हैं जिसको, जिसका जो हाँ भी अपने यहाँ खर्च होता है पूरा, गवर्नमेंट हाँ। सेक्टर जितना भी खर्च करती है उसके ऊपर नजर, वो निगरानी रखती है कि कितना खर्च हो रहा है, कितना खर्च नहीं हुआ है, है ना। हम्म, तो वो रिपोर्ट वो सरकार को देती है, तो वो उसके अध्यक्ष को भी वो क्या बोलते हैं, अपने राष्ट्रपति राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया है। मुर्मू जो है, मुर्मू बने हैं वो। ठीक है। अब देखो, तो इस प्रकार क्या, भारत का संविधान जो है संघीय सरकार की स्थापना करता है, परंतु भारतीय संविधान में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण बड़ी संख्या में विद्यमान है। ठीक है, मतलब संघीय संघीय सरकार की स्थापना तो कर रहा है, लेकिन एकात्मकता जो संविधान में ज्यादा दिखती है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है, ध्यान रहे। ये क्वेश्चन मैंने एक बार पूछा भी था, आपने जो हम टेस्ट कर रहे थे तब, कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। ठीक है, संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत का उल्लेख राज्यों का संघ के रूप में किया गया है, मतलब भारत जिसको कहा गया है वो राज्यों का संघ कहा गया है पहले अनुच्छेद में। ठीक है, अर्थात भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, यानी है। ऐसा नहीं है कि हाँ। जैसे जो मेन मेन पॉइंट आए तो तुम्हारे पास, तुम वो करते हो ना, वो एक रेड कलर से या फिर येलो कलर से वो उसको उस लाइन को वो हेड वो कर दिया करो ना। क्योंकि हाईलाइट। रिकॉर्ड क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है, तो वो मेन मेन, जैसे कि अब ये हो गया कि अनुच्छेद में भारत में राज्यों का संघ के रूप में किया गया, तो इसको अगर तुम
रेड से वो या ये दूसरे कलर से दिखा दोगे तो ये जब कोई पढ़ेगा या सुनेगा तो उसको ये स्पेशली अलग से ये सब पॉइंट आउट हो जाएगा, मतलब मेन मेन पॉइंट है, समझ रहे हाँ हैं ना? हाँ, ओके ओके, समझ गया समझ गया, ठीक है। तो ये है जैसे हमारा पहले अनुच्छेद में कहा गया है। ठीक है। और एक और चीज क्या था कि संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है संविधान में, संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है। ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। तो इसका मतलब क्या है कि भारत जो राज्यों का संघ है, इसका मतलब ये है कि भारत जो है, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ समझौते जो हुए थे हैदराबाद और जूनागढ़ भोपाल, इनके बीच समझौते जो हुए थे, इनके बेसिस पे भारत नहीं बना। इस समझौते के बेसिस पे, इसका मतलब ये है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, तो ये किसी समझौते के बेसिस पे नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। ये संविधान का मूल जो है वो यही है कि कोई भी राज्य जो है भारत से, अगर भारत में जुड़ गया है तो भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक। फिर पांचवी विशेषता जो है वो सरकार का संसदीय रूप। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। वर्मा, ये विधायिका और कार्यपालिका एक बार फिर से समझाना यार, मैं भूल गया इस चीज को। विधायिका तो ये होती है जहाँ अपन लोग, जहाँ पे ये सारे हाँ सांसद और ये सब हाँ, जैसे नहीं लोकसभा मेनली हुई, मेनली मेनली कार्यपालिका समझाओ दो। कार्यपालिका अपने ये होते हैं जो जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कानून जो बनते हैं अपने, मतलब संसद हाँ। में जो जो भी कानून बने हैं उसको हम्म। इम्प्लीमेंट कराने के लिए कार्यपालिका का काम होता है। कार्यपालिका में अपने क्या बोलते हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस तहसीलदार है ना, ये हम्म। लेवल होता है इनका, ग्राम ब्लॉक हाँ डेवलपमेंट हाँ ऑफिस, हाँ हाँ। पाल जैसे ये सारे, मतलब एक हायर हायरकी हायरकी होती है इनकी ऊपर से नीचे तक। ये हाँ। कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं ये सारे लोग। ओके, इसमें अपनी, अच्छा, न्यायपालिका थोड़ा अलग हो जाती है ना। न्यायपालिका हो गई अपनी, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाँ, हाई अब कोर्ट वो हो अलग गया। हो जाएगी। हाँ। विधायिका हो गई विधायक, देखो विधि का मतलब होता है कानून, है ना? हम्म। हम्म। तो विधायिका का मतलब होता है जहाँ कानून बनाए जाते हैं, ठीक है ना? हाँ और हाँ कार्यपालिका मतलब जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, किसी जो विधायक जो कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंट जैसे अपन जनता के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना, जैसे कि मान लो उन्होंने बना दिया कि सीए लागू होगा या फिर एनआरसी जो चलेगा, तो फिर उसमें किससे रजिस्टर करवाना क्या नहीं करवाना, तो ये सब ये आईएएस ऑफिसर और जो भी होगा, मतलब जो जो भी प्रणाली है, जितनी भी सारी प्रणाली जो है, मतलब आईएएस पीसीएस और जो भी कमिश्नर है, जो भी सारे ऑर्डर, इनका एक हायरार्की रहती है इन सब चीज़ों में। तो वो सब ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत है। और न्यायपालिका तो पता ही है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गई, हम्म, है ना? ठीक है। तो ओके। स्टेट स्टेट में जो विधायिका जो आ जाएगी अपनी विधानसभा, विधानसभा। और और जो अगर केंद्र में देखी जाए तो लोकसभा और राज्यसभा। वैसे विधायिका में स्टेट में कहीं कहीं विधान परिषद भी आती है, तो विधान परिषद हाँ मतलब हर जगह नहीं है, लेकिन अगर कहीं हाँ, कहीं चार विधान पांच पर, जगह। हाँ विधान परिषद है तो वो विधायिका के अंदर ही आएगी, मतलब जैसे विधायक मतलब विधान परिषद भी उच्च सदन कहलाता है, जैसे कि लोक राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, वैसे विधान परिषद भी उच्च सदन कहलाता है, क्योंकि यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन नहीं होता है, उनका क्या हाँ, है, उनको नामांकन निर्वाचित होता सदस्य जो रहते हैं वो ही निर्वाचित करते हैं, मतलब कि जो है। विधायिका हाँ। के सदस्य रहते हैं वो निर्वाचित करते हैं, मतलब आम जनता नहीं करती, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा इनके सदस्यों का निर्वाचन आम जनता द्वारा होता है। हम्म, ठीक। ओके। तो संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय व्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं वो है, ये निम्न विशेषताएं हैं कि वास्तविक व नाम मात्र के पालकों की उपस्थिति। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, मतलब राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल। जैसे ये जो कार्यपालक हैं, इसके मेनली वो कौन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इनकी सिर्फ उपस्थिति जो है नाम मात्र के लिए होती है। ठीक है, बाकी पूरा काम तो जो मंत्री परिषद है वो करती है मेरी। ठीक है।
बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। मतलब कार्यपालिका जो है वो विधायिका के लिए जवाबदेह है, विधायिका के सामने ही वो कार्यपालिका पूरी जवाबदेही देगी। ठीक है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, विधायिका में पूरे मंत्री ही होते हैं। ठीक है। मंत्री या विधायक जो होते हैं वो उसमें होते हैं सदस्यता। ठीक है। जैसे प्रधान हर हर जैसे कि एक मंत्री है, जैसे किसी को मान लो कि गृह मंत्रालय दे दिया गया है ना, हाँ हाँ तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या होगा, पहले तो उसका वहाँ पे सचिव होंगे, है ना। हाँ और सचिव वो भी आईएएस ऑफिसर ही होते हैं सचिव। फिर उस हाँ सचिव के अंडर में बहुत सारे आईएएस और होते हैं, जो मतलब जैसे गृह मंत्रालय से कोई नोटिफिकेशन निकला है, कोई कानून बना है, कोई तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के काम पहले सचिव उसको नोटिफाइड करेगा, फिर उसके बाद नीचे जो और भी अधिकारी आएंगे उनको वो धीरे धीरे प्रोसेस ऐसा। तो ये विधायिका जो है, जैसे विधायिका मतलब पहले तो पूरी विधायिका में क्या पूरे मंत्री परिषद आ जाती है, लेकिन फिर इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज अलग अलग उनको डिपार्टमेंट दिए दिए जाते हैं, जैसे कि हाँ गृह मंत्रालय हो गया, या खाद्य मंत्रालय हो गया, या कृषि मंत्रालय हो गया, है ना। और या फिर और भी जो है शिक्षा मंत्रालय हो गया, जैसे अलग अलग, तो इनके अलग अलग सचिव रहते हैं, अलग अलग इनके इनके वर्ग स्टार्ट हम्म, करते हम्म, हैं वो उस हिसाब से। हम्म, और जो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो लिखा हुआ है, ये वाली लाइन जो लिखी है, ये वाली हाँ लाइन अंडरलाइन करो, इसमें लिखा है वास्तविक एवं नाममात्र कार्यपालिका की उपस्थिति, यानी कि जो राष्ट्रपति है, यानी कोई भी अपने देश में अगर कोई भी कानून जो अगर इम्प्लीमेंट लागू होगा, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की सिग्नेचर होंगे, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना वो कानून लागू नहीं होगा, है ना। तो वो वास्तविक तो नहीं है, वास्तव मतलब उसके ऊपर पूरी शक्तियां तो उसी की है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है, वो नाम मात्र का कहलाता है, मतलब कि उसका सिर्फ काम नाम मात्र का है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है, तो वही उसको डिसीजन लेती है, लेकिन डिसीजन लेने के बाद वो फिर राष्ट्रपति को भेजती है। तो सिर्फ राष्ट्रपति का काम है सिर्फ, मतलब कि उसको सिर्फ सिग्नेचर करके उसको दे देना। उसके पास पावर ये भी है राष्ट्रपति के पास, कि अगर कोई भी अगर उसको ऐसा लगता है, तो उसके पास वीटो पावर भी होती है, जिसको वो रोक भी सकता है, लेकिन वो अभी तक एक दो बार ही रोका गया है, ज्यादा नहीं रोका गया है ना। तो राष्ट्रपति जो है, मतलब कि एक प्रकार से क्या है, वास्तविक नहीं होता, सिर्फ नाम मात्र का होता है, वास्तविक जो काम होते हैं वो मंत्रिपरिषद ही करती है, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उन्हीं के अंडर में आती है ना। और कार्यपालिका के जो आईएएस आईपीएस जो मैंने बताए हैं, वो सब मंत्रियों के अंडर में ही तो आते हैं, मंत्री जो सचिव मैंने बताए हैं, ये सब चीजें, है ना, वो सब चीजें। ओके। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि निचले सदन का विघटन, मतलब लोकसभा अथवा विधानसभा, निचला सदन जो होगा उसका विघटन हो जाता है, बट अपर सदन जो है उसका विघटन नहीं होता। उच्च सदन जैसे राज्यसभा जो है उसका विघटन नहीं होता, और राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। ठीक है। इसके सदस्यों की जो अधिकतम जो होता है सदस्य, जैसे विधानसभा जो होती है, लोकसभा जो होती है, लोकसभा या विधानसभा, इसके जो सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल का। लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है। हर 3 वर्ष में कुछ कुछ सदस्य रिटायर होते हैं, नहीं नहीं लेकिन नहीं, हर 2 वर्ष, हर 2 वर्ष में, सॉरी, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, रिटायर होते हैं उसके। ठीक है। 1/3। हाँ। बाकी जो ये जो है राज्यसभा वो स्थायी सदन है। ठीक है। हम्म, तो इसका कोई विघटन नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है जैसे अगर प्रधानमंत्री का सपोज अविश्वास प्रस्ताव आ गया प्रधानमंत्री के खिलाफ, अविश्वास प्रस्ताव, या बहुमत साबित नहीं कर पाया, तो जो विधानसभा होगी वो भंग हो जाएगी, सॉरी लोकसभा जो होगी वो भंग हो जाएगी प्रधानमंत्री की, यानी प्रधानमंत्री को अपने पद से हटना पड़ेगा और फिर दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हुई, चाहे प्रधानमंत्री कितनी बार गिर जाए। ठीक है। इसलिए राज्यसभा जो होती है स्थायी सदन होता है। और इसी को उच्च सदन भी कहते हैं। हाँ, इसी को उच्च सदन कहते हैं। ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। मतलब ब्रिटिश संसद में क्या है कि ब्रिटिश संसद जो है वही संप्रभु है, लेकिन भारत का प्रधान अथवा राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में क्या उत्तराधिकारी होता है। यानी ब्रिटेन में किंग किंग या क्वीन क्राउन चलता है ब्रिटेन में, लेकिन भारत में राष्ट्रपति होता है और वो भी निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति भी। ठीक है। इसलिए संसद जो है वो संप्रभु नहीं है। संप्रभु से मतलब क्या हुआ, एक और चीज सर बता दूं। हाँ एक हाँ, क्वेश्चन था सर। पूछो।
सर जैसे कि राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, कोई विशेष लोग रहते हैं, जैसे कोई एक्टर हुआ या कोई खिलाड़ी हुआ, जैसे कि सचिन राज्यसभा सदस्य है, तो उनको हम किस प्रकार ये लोग चुने जाते हैं, कैसे उसकी प्रक्रिया रहती है? देखो, उनका कोई राज्यसभा विशेष सदस्य जो अधिकार होते रहता हैं, है क्या? हाँ, सुन नहीं उनका पाया, कोई सॉरी, दोबारा विशेष बोलो। अधिकार रहता है? उनका कोई नहीं, विशेष रा- अधिकार रहता है क्या? हाँ हाँ हाँ, देखो बता रहा हूँ। राज्यसभा सदस्य जो होते हैं, वो मेनली ऐसे लोग चुने जाते हैं जो अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान रखते हों। दूसरा, सोशल सर्विसेज से जुड़े हों, किसी भी तरीके से सोशल हों, या सांस्कृतिक हों, या शिक्षा से जुड़े हों। ठीक है, ऐसे लोगों को राज्यसभा सदस्य बनाया जाता है, या अपने क्षेत्र में एक अलग ही विशिष्ट पहचान रखते हो। जैसे सचिन सचिन तेंदुलकर था, वो राज्यसभा सदस्य है। ठीक है, उनको क्या किया गया था कि वो क्या था, अपने आप में विशिष्ट था, क्रिकेटर था। ठीक है, और उसके बराबर कोई क्रिकेट में किसी की उतनी वैल्यू नहीं थी भारत में, तो इसलिए उनको नामांकित किया गया। अब जो होता है कि देखो, कुछ सदस्य जो होते हैं, हाँ, तुम रुक जाओगे, मैं बताऊँ क्या होता है कि जो इसमें 4 क्षेत्र होते हैं, कला, साहित्य, समाज सेवा, है ना, और सूचना प्रौद्योगिकी। इन 4 क्षेत्रों से ही जो मतलब कि जो अपने इन क्षेत्रों में जो अच्छा काम करते हैं, तो राज्यसभा में, है ना, 12 लोग को नॉमिनेट किया जाता है, और लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसकी जो अनुशंसा है वो मंत्रिपरिषद ही करता है, मतलब जो मंत्रिपरिषद होता है वही सिलेक्ट करता है कि किस किस को नॉमिनेट करना है। फिर वो मतलब कि राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति उसकी संस्तुति करता है, मतलब अपनी मोहर लगाता है। तो जैसे कि जो सचिन तेंदुलकर थे, तो वो कला क्षेत्र में आ गए। कला मतलब कि कोई भी आपकी कोई भी हॉबी हो, जैसे, है ना, जैसे अपने क्या बोलते हैं, अभी अभी कौन 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 नॉमिनेट हुए थे अभी, जैसे ये क्या बोलते हैं, हेमा हेमा मालिनी भी तो हुई थी शायद, हेमा मालिनी हुई थी, हेमा कौन, मालिनी तो पहले रही थी। सर वो तो ऑलरेडी हैं सर, वो तो सांसद ही हैं। जया बच्चन, जया बच्चन, जया बच्चन, हाँ, हाँ। है ना, जैसे जया जया बच्चन हुई समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। तो इस तरह से मतलब कि टोटल 12 लोग राष्ट्रपति के पास होते हैं, तो 12 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। और लोकसभा में 2 लोगों को, दो लोकसभा में 2 लोग कौन से, उसमें आंगल भारतीय होते हैं। आंगल भारतीय का मतलब है कि जो आंगल भारतीय का मतलब होता है कि जैसे कि अपनी जो ये क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी तो थी, यूरोप की थी, है ना, तो इसलिए यूरोप और अपने इंडिया का अगर कोई मिक्स पैदा हो रहा है, जैसे कि मान लो कि इंडिया के हैं और हमारी वाइफ यूरोप की हो गई है, ठीक है, तो हम लोगों से जो बच्चा पैदा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अंगल भारतीय कहलाएगा। तो चूंकि ये जो ये सोनिया गांधी और उस समय जवाहरलाल नेहरू और ये सब लोग थे, तो इनके जो बच्चे हैं तो आंगल भारतीय थे, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ कि इन लोगों को 2 सीटें दी गई हैं इन लोगों के लिए, आंगल भारतीयों के लिए, है ना। आंगल भारतीय मतलब यूरोप और इंडिया का मिक्स से जो बच्चा पैदा होगा, उसके लिए रिजर्व करी गई 2 सीटें। सर इनका कार्यकाल भी रहता है कुछ, जैसे इन लोगों छह का वर्ष 5 वर्ष का, 6 वर्ष छह का? वर्ष 6 वर्ष, राज्यसभा वाले वैसे 6 वर्ष ही होते हैं। कार्यकाल सेम वैसे ही होता है। कार्यकाल जैसे कि राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा में 6 वर्ष रहेगा, है ना। और अगर लोकसभा में जो 2 लोग नॉमिनेट होंगे, वो उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। कार्यकाल वैसे नहीं, ही जितना, यहाँ पर वर्मा एक चीज थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि कार्यकाल जो है लोकसभा में, अगर जो नॉमिनेट हुए हैं उनका तब तक रहेगा जब तक कि लोकसभा है। हाँ, लोकसभा जब तक मतलब कि बिगेटेड नहीं होती है। हाँ, तब तक। हाँ, और सर एक और राज्यसभा सदस्य राज्यसभा चुनती है, मतलब कोई राज्य चुनेगा, नहीं लोकसभा नहीं नहीं सेंट्रल ऐसा? नहीं नहीं नहीं, राज्यसभा सदस्य जो हैं उनको चुनते हैं ये विधायक। नहीं तो वो एक पर्टिकुलर, जैसे कि अपना एक एमपी है, एमपी से कोई विशिष्ट अपना है, वैसे कोई सिंधिया, अभी पर्सन? देखो, सिंधिया जी बने हैं अभी। क्या होता है कि राज्यसभा के चुनने के लिए विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं, है ना, और जितनी सीटें खाली होती हैं उसके हिसाब से डिवाइडेशन किया जाता है। जैसे कि मान लो कि 120 सीटें खाली हैं,
एक नहीं 120 सदस्य हैं मान लो कि ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, और 3 सीटें खाली हैं, ठीक है, 3 सीटें खाली हैं और 120 टोटल सदस्य हैं, तो 3 का डिवाइडेशन किया जाएगा 120 से, तो कितना आएगा 40। तो पर मतलब कि अगर एक लोग अगर वहां पहुंचना है मतलब राज्यसभा में, तो उस राज्यसभा से जो खड़ा होगा मतलब जैसे अभी अभी अपने यहाँ से जो कौन मध्य प्रदेश से खड़े हुए थे, सिंधिया जी, ये क्या बोलते थे, दिग्विजय सिंह और कौन और कोई भी खड़ा हुआ था, है ज्योतिरादित्य ना। सिंधिया, दिग्विजय सिंह और फूल सिंह हाँ बरैया। तो हाँ, है ना, तो ये 3 लोग खड़े हुए थे। तो इन लोगों के लिए क्या चाहिए कि 40 विधायक इनको वोट करेंगे, ठीक है, तो ये लोग क्या होंगे वहां राज्यसभा में पहुंचेंगे। 40 से अगर कम हुए तो ये लोग नहीं पहुंचेंगे, है ना। तो 40 विधायक इन लोगों को वोट करेंगे, तो तभी ये होता है कि जिसकी मतलब कि जिसकी सरकार होती है तो उसके पास ज्यादा विधायक होते हैं, तो जिसके पास ज्यादा विधायक होते हैं उसी के ज्यादा मतलब कि मंत्री पहुंचते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक पहुंचा है और मतलब भाजपा के 2 पहुंचे हैं। रीजन क्या है कि कांग्रेस के पास उतने विधायक नहीं थे, है ना, जितने मतलब होने चाहिए थे, जितने पहुंचाने के लिए जरूरत थी। और अगर राजस्थान की देखा जाए तो राजस्थान में 2 विधायक कांग्रेस के पहुंचे थे और 1 विधायक पहुंचा था किसका, ये क्या बोलते हैं अपना भाजपा का। तो सीटों के हिसाब से होता है, यानी किसके पास कितनी सीटें हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि 120 सीटें अगर मान लो और 3 विधायक हैं तो 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होने के बाद पर विधायक पर एक अगर एक राज्यसभा में पहुंचना है तो उसको कितनी 40 लोगों की विधायकों की जरूरत पड़ेगी, यानी 40 विधायक उसके पक्ष में वोट करेंगे, है ना। ये चीज होता है, तो इस तरह से पहुंचते हैं तो राज्यसभा में हर राज्य का अलग से विधानसभा का कोटा होता है। जैसे मध्य प्रदेश में चाहिए थे लगभग 53 विधायकों का वोट चाहिए था एक सदस्य और के लिए। इसमें टोटल सीटें 240 हैं, ठीक है, हाँ 240 मध्य प्रदेश में सीटें हैं टोटल, जिसमें से क्या है कि इस समय प्रेजेंट में कितने मतलब कि भाजपा के पास टोटल कितने विधायक हैं और उसके पास कितने विधायक हैं टोटल, है ना, क्या बोलते हैं कांग्रेस के पास। तो इन विधायकों को क्या होगा टोटल जोड़ के फिर इनमें 3 सीटें हैं तो 3 सीटों का डिवाइड होगा, तो जैसे 240 होगा तो 240 में 3 का डिवाइड करो कितना हो गया 60, है ना, छह छह को नहीं 6 का हाँ, 60 60 80। 80 हो गया लगभग, हम्म। है ना। तो 80 हो गया जैसे, तो 80 मतलब कि विधायक चाहिए हैं तीनों को पहुंचने के लिए, है ना। तीनों को पहुंचने के लिए क्या चाहिए 80 विधायक चाहिए। तो जैसे कि अगर कांग्रेस क्योंकि भाजपा के पास ज्यादा सीटें थी, है ना, तो भाजपा के 80 दूनी 160 मतलब 160 और उसके बाद इसमें ये भी होता है। और एक चीज याद रखो कि जैसे कि अगर कांग्रेस का कोई विधायक है तो वो भाजपा के अगर विधायक का सपोर्ट कर मतलब जैसे पहुंचाना चाहता है, मतलब कि कांग्रेस का कोई विधायक है वो चाहता है कि मतलब कि भाजपा के कोई मंत्री पहुंच जाए राज्यसभा में, तो वो उसको भी वोट कर देता है, क्रॉस वोटिंग भी हो जाती है इसमें, है ना, तो ये भी होता है इसमें। तो सर अपने यहाँ जो राज्यसभा में जो सिंधिया जी और ये जो दिग्विजय सिंह जो आए हैं तो इसी के हाँ अकॉर्डिंग आए हाँ हैं वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। हाँ हाँ ये ऐसे ही आए हैं, इसी तरह से आए हैं। ओके। मतलब कि जैसे कि कांग्रेस के पास टोटल जितनी सीटें थी जितनी मतलब उसके पास सीटें थी जितनी उसने जीती थी, है ना, तो जितने उसके पास विधायक थे वो विधायक, है ना, और प्लस ये जो लोकसभा हम कह रहे लोकसभा, ये भाजपा के पास जितने भी विधायक थे टोटल वो विधायक, उन लोग विधायकों की संख्या के आधार पर सीटों का वो सीटें मतलब कि वो वितरण होता होती है है। कि कौन कितने लोगों को खड़ा करा जाएगा। जैसे हाँ मेरे मान लो कि टोटल 120 सीटें हैं, ठीक है, नहीं 130 सीटें मान लो, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो विधायक हैं मान लो कि 100 विधायक हैं, ठीक है, मेरे पास 100 विधायक हैं और मान लो कि भरत के पास 30 विधायक हैं, तो मैं दो 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 लोगों को खड़ा करूंगा और भरत जो है एक लोग को खड़ा करेगा, समझ में आया ना। जी सर। ये है तो जो जिसकी जिसकी सरकार होती तो उसी के पास ज्यादा विधायक होते हैं, नॉर्मल सी बात है, तो उसी के ज्यादा जाते हैं मतलब मैं राज्यसभा में, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। है। 2 मिनट का ब्रेक लेके आ रहा हूँ, अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ और कुछ विशेष। सर
सर जैसे अभी ये इलेक्शन होगा, ये 22-24 विधायक का कि यहाँ इलेक्शन होगा, हाँ तो हाँ। उस पर भी फिर ये डिपेंड रहेंगे, जैसे कि अब नहीं नहीं, हो सकता है उनकी भाजपा। अब नहीं नहीं, देखो उनको आयोग घोषित कर दिया गया था, तो वो उनको काम नहीं है। 240 टोटल सीटें जो हम बता रहे थे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की है ना, तो जी उसमें से उन सदस्यों को हटा दिया गया था। उन सदस्यों को हटाने के बाद फिर 3 का डिवाइडेशन हुआ, तभी तो अभी भरत जो बता रहा था 50 जाने 52 कितनी पड़ी थी, वो उनको हटाने के बाद पड़ी थी, नहीं तो फिर 60-70 के ऊपर नहीं पड़ती फिर वो, ये चीज है। ओके, वो तो हटा इनका दी गई कोई थी वो। इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस अगर वो मतलब कि अगर वो हटाए नहीं गए होते, मतलब आयोग घोषित नहीं किए गए होते, तो फिर उनको भी जी काउंट किया जाता है ना। ठीक है सर। हम्म। सर एक क्वेश्चन और था, मैं बाद में पूछता, लेकिन अभी अब सर ब्रेक ले रहे हैं तो पूछ लूँ क्या अभी? हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर ये अधिनियम का पूछना मुझे, अधिनियम क्या होता है सर? आई मीन जैसे कि अपन जो संशोधन करते, जैसे अधिनियम जैसे 1935 है, तो अधिनियम क्या सब विशेष तो दिए नहीं उसमें, अपन जो पढ़ते हैं कि अधिनियम इतने, जैसे आर्टिकल दिया, आर्टिकल 1-2 से लेके 395 तक दिया है। अधिनियम का तो मतलब होता है एक्ट। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। जैसे कि अभी देखो नई शिक्षा नीति बनी है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये एक्ट बना है। एक्ट का मतलब होता है कि इसमें बहुत मतलब कि बहुत क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या नहीं होगा, वो पूरा एक ड्राफ्ट तैयार होके पूरा उसमें लिखा जाता है वो सब चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तब राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर होने के बाद फिर वो पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता पूरे देश में, तो वो उसको अधिनियम कहते हैं, एक्ट कहते हैं, मतलब कानून बन गया वो। अब उसको वो कानून बन गया, अब उसके अलावा मतलब कि जैसा उसमें लिखा है उसी के अनुसार पूरे देश में होगा, ये अधिनियम हो गया। जैसे कि सर कोई अधिनियम चेंज होता है, जैसे संशोधन किया जाता है, तो जो हम्म। पुराना अधिनियम रहेगा उसको फिर अपन मान्य नहीं करेंगे क्या? नहीं जैसे कि वो सपोज, जैसे कि नहीं नहीं, वो मान्य नहीं होता। पहले देखो, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 1968 में सबसे पहले बनी थी, सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी थी 1968 में बनी थी, ठीक है। उसके बाद जी जो फिर उसके बाद दूसरी जो पॉलिसी बनी है वो 1986 में बनी है, 68 फिर 86 में, ठीक है। फिर 1992 में क्या हुआ कि थोड़ा सा उसमें सुधार किया गया था। जो 86 में जो बनी थी 1986 में, उसमें सुधार किया गया, तो 1992 में थोड़ा सा एक दो पॉइंट में सुधार करा गया। लेकिन उसके बाद अब ये 2020 में बनी है, तो 34 साल बाद बोल रहे थे जी कि 34 साल बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। तो जो पुरानी हो जाती है वो खत्म हो जाती है ना। फिर जो नई पॉलिसी, जो नए एक्ट बनता है उसके अनुसार सारी प्रोसेस चलती है। जैसे कि पहले पुरानी पॉलिसी जो थी उसमें क्या था कि 10+2 वाली प्रोसेस चलती थी। 10+2 वाली मतलब प्रोसेस का मतलब क्या है कि 10th तक जो रहते थे वो नॉर्मल सभी लोग एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ते थे, यानी उस उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं था कि आपको मतलब कि मैथ पढ़नी है या इंग्लिश पढ़नी है या फिर जीके पढ़नी है या फिर मतलब कि साइंस पढ़नी है, सोशल साइंस पढ़नी है, मतलब सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट रहता था। तो 10+2 यानी 10 के बाद जब +2 जो होगा उसके बाद उनको सिलेक्ट करने का मौका मिलता था कि आपको बायो पढ़नी है या मैथ पढ़नी है या आपको कॉमर्स लेना है ना। लेकिन अब जो नीति चेंज करी गई उसमें 5+3+3+4 की नीति करी गई है। तो इसमें अलग पॉलिसी चलेगी। अब पॉलिसी जो जब इसको मतलब कि जब 2021-22 का सेशन स्टार्ट होगा तब उसमें इस चीजें वो करी जाएंगी। अब वो चीजें नहीं रहेंगी पहले जैसी। लेकिन बोर्ड एग्जाम अभी भी होगा, 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम जो होता था वो बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन थोड़ा चेंजिंग हो जाएगी। मतलब जो सब्जेक्ट डिसाइड करने की है वो आपको छठवीं सातवीं आठवीं से ही स्टार्ट हो जाएगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। आप मतलब कि जैसे कि आप अगर 11th के बाद बायो लेते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि बायो ही पढ़नी है। आप बायो के साथ साथ अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटी में है तो आप पॉलिटी भी पढ़ोगे। मतलब कंपलसरी चीजें हटा दी गई हैं कि मतलब बायो है तो फिर आप बायो ही पढ़ोगे, आप मैथ नहीं पढ़ सकते। अगर मान लो आपको बायो के साथ साथ मैथ भी अच्छी लगती है तो आप मैथ भी पढ़ सकते हो उसमें। ये चीजें होंगी। अभी मैं ये एक बार डिस्कशन करूंगा इसके पूरा जब अपना करंट हाँ सर, करंट इस पर सेशन डिस्कस होगा कोई नहीं है, इसमें, अपना शिक्षा नीति। है ना। ओके।
संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। छठी विशेषता जो है, देखो एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि ये जो विशेषताएं जो लिखी हुई हैं इस इन नोट्स में, ये लिखी हैं एक तरीके का, जो हमारी मेंस की तैयारी होती है उसके तरीके से लिखी हैं। तो इनको वैसे ही याद कर लेना, अगर आप ऐसे भी याद कर लेते जैसे यहाँ लिखी है तो ये भी काफी काम आ जाएंगी आगे, अगर अगर आप जब प्री निकाल लेते हो। एटलीस्ट एमपीपीएससी के जो मेंस है उसके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे ये। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में। तो छठी छठी जो विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यानी भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी है। क्योंकि अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्च मानी जाती थी और ब्रिटेन की संसदीय संसदीय प्रणाली जो सर्वोच्च मानी जाती थी। तो इन दोनों में संतुलन बनाने की भारतीय संविधान में कोशिश की गई है। ठीक है, जैसे कि संसदीय हमारी संसद जो कानून बनाती है और न्यायपालिका उस कानून की रक्षा करती है हमारे यहाँ। ठीक है, एक और जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। मतलब संसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे कोई वो नहीं कर सकती प्रतिबंध। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, ये चीज जो है ये हमारे संविधान में है। और लेकिन संसद क्या कर सकता है, संसद सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, लेकिन जो कानून बनाया है उस कानून को संसद जो है वो संवैधानिक शक्तियों के बल पर संशोधित कर सकती है। जैसे सपोज करो कोई कानून ऐसा बन गया कि जो संसद के विपरीत जा रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा उस कानून की। तो संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को संसद ये आदेश नहीं दे सकता कि आप इस कानून की रक्षा मत करो, इस कानून को हटा दो, लेकिन संसद चाहे तो उस कानून को बदल सकता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, जैसे 9वीं सूची में आने वाले सभी प्रावधान न्यायिक समीक्षा के बाहर हैं एवं 9वीं सूची की स्थापना संसद द्वारा की गई थी। ठीक है, 9वीं सूची में जो भी प्रावधान रखे गए हैं, जो 9th शेड्यूल है, वो सारे के सारे न्यायिक समीक्षा से बाहर है। मतलब इन पर सर्वोच्च न्यायालय इनको वो नहीं कर सकता, इनकी इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, 9वीं सूची में आने वाले विषयों की। ठीक है, मतलब इनके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। हाँ। काफी विशेषता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। एकीकृत से मतलब क्या है कि सेंट्रलाइज्ड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही है, हाई कोर्ट जो है वो भी सेंट्रलाइज्ड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस पर चलते हैं। ठीक है, और केंद्र से चलते हैं हाई कोर्ट, लेकिन इन पर केंद्र का शासन नहीं चलता। जजों की जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम के थ्रू होती है। ठीक है, कॉलेजियम को कंट्रोल कौन करता है, संसद कंट्रोल करती है। मतलब प्रधान जो मंत्रिपरिषद जो होती है उसका उसमें हस्तक्षेप होता है। राष्ट्रपति के शासन से ये जो जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको कंट्रोल नहीं कर सकता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कंट्रोल नहीं करता। यानी ये अपने आप में स्वतंत्र है न्यायपालिका। नियुक्ति वो कर रहे हैं लेकिन इन पर कंट्रोल उनका नहीं है, सैलरी भी वही दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये उन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो जज है, जैसे हाईकोर्ट का जज जो है वो चाहे तो प्रधानमंत्री के किसी भी आदेश को पलट सकता है। ठीक है, या उस पर रोक लगा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री हाईकोर्ट के किसी भी आदेश को रोक नहीं लगा सकता। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है जिसकी बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का संरक्षक है। हमारे संविधान संरक्षक किसको कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे संविधान का संरक्षक है, और और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन करता है, संविधान। ठीक है, यानी जो जिसकी स्थापना कर रहा है उसका संरक्षक भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। यानी वो अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के प्रावधान निम्नलिखित हैं। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, यानी जो न्यायाधीशों का कार्यकाल है वो फिक्स रहता है, वो संविधान ने निहित किया हुआ है। ठीक है, अब उसमें एक एज लिमिट होती है, शायद 66 वर्ष होती है। मैं उसमें कंफ्यूज हूँ, मुझे याद नहीं, एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, 66 वर्ष होती है या 5 वर्ष होती है अधिकतम, 65 65 65। ओके,
सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी जो एज एज है वो या तो 65 वर्ष है, या या फिर अधिकतम भी जो उनका कुछ लिमिट होती है, अधिकतम इतने दिन की हाँ सेवा करेंगे, है ना? हाँ 5 वर्ष, हाँ। 5 वर्ष या 6 वर्ष, 6 वर्ष है शायद उनकी भी। 6 वर्ष है और एकदम 6 वर्ष है और 65 वर्ष है। तो वैसे भी हाँ, 65 वर्ष से पहले ही वो 6 वर्ष कर ही कहाँ पाते, 2 साल 3 साल कोई रह नहीं कर जाते। पाता, 2-3 साल में ही रिटायर हो जाते हैं। मतलब या तो वो अपनी मैक्सिमम एज अटेंड कर लें 65 वर्ष, या फिर अपनी सर्विस जो है वो 6 वर्ष दे पाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी जज जो है, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें वो भी संविधान ने बनाई है। ठीक है, जो सेवा शर्तें हैं, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन होता है, संचित निधि जो होती है उससे। ठीक है। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, मतलब न्यायाधीशों के कामकाज पर विधायक जो विधायिका है, यानी जो संसद है, उसमें जो न्यायाधीश है उनके कामकाज पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो इम्पीचमेंट हो सकता है, यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महाभियोग, सिर्फ उस पर ही चर्चा हो सकती है। अदरवाइज उनके किसी भी कामकाज पर विधायिका में कोई चर्चा नहीं होगी, जजों के, उस पर रोक है। ठीक है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है, किसी भी कोर्ट की अवमानना हो रही है, इवन अगर जिला न्यायालय की अवमानना भी हो रही है, तो उसके लिए भी जिला न्यायालय सीएम तक को दंड दे सकता है, सीएम या पीएम तक के खिलाफ वो आदेश निकाल सकता है। ठीक है, जिला न्यायालय भी, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, यानी कोई भी जज अगर सेवानिवृत्त हो जाता है तो वो अदालत में कामकाज नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, बस ये यही खत्म कर रहा हूँ मैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। मतलब अल्टीमेटली जो कार्यपालिका है, जो सर वो स्थायी ला हाँ, सर लास्ट वाला आपने क्या बोला, मेरी निवृत्ति वाला? सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, यानी कोई भी जज जो है, कोई भी जज, चाहे वो जिला जिला जज हो, जिला न्यायालय का जज हो, या वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, वो रिटायर होने के बाद अदालत में काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं, जो मतलब जज होते हैं, ठीक हाँ, है, वो कहीं पे भी वर्क नहीं कर सकते, वो कहीं पे भी मतलब कि वो नहीं कर सकते, हाँ, अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। नहीं दे लेकिन सकते अपनी सेवा में। जो हाई कोर्ट के वकील हैं भाई, वो अगर अपनी जैसे उनकी उम्र पूरी हो रही है, हाई कोर्ट के लिए अलग अलग आयु सीमा है और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग आयु सीमा है। हाई कोर्ट हम्म, से अगर कोई मतलब जाके सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो तो उसको वहाँ सेवा दे सकता है, लेकिन हम्म, सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो वो सेवा हाँ, नहीं दे सकता। लेकिन एक अपवाद अभी हुआ है ना, एक अपवाद ये किया वो गया है। अभी अपने ये जो अभी जो रिटायर हुए जज और सुप्रीम कोर्ट के, और उनको राज्यसभा में सदस्य बना दिया गया है, हाँ, रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। है ना, रंजन गोगोई जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अपने मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनको हाँ, अभी क्या है कि इनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया है ना। हाँ, ऐसा वैसे प्रावधान नहीं है कि कोई मतलब कि वहां से करा, लेकिन अब कैसे करा गया, ये करा गया, थोड़ा सा डिटेल है, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, वो अलग है। लेकिन मतलब ऐसा कहा गया, ऐसा लिखा हुआ है मतलब सब आर्टिकल्स हाँ, में कि मतलब हाँ, अ, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, अगर वहाँ से रिटायर होता है तो वो कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं जा सकता है, कोई भी सरकार की संवैधानिक पद पे नहीं हाँ, सेवा दे सकता है। अब वो हाँ। मनोनीत वाला जी अलग आ गया, एक पैरामीटर अलग आ गया मनोनीत वाला। मनोनीत किया गया है उनको, बाकी वो उस तरीके से उनको तो वो वैसे रिक्रूट नहीं किया गया है। हाँ, ठीक है। संवैधानिक पद कोई भी हाँ, नहीं ले सकते हाँ, हैं, तो कहीं का हाँ, ऑफिसर नहीं बन सकते हैं या कहीं ऑफिसर के। नहीं बन सकते वो। ठीक है, वो तो यहाँ तो आ सकते हैं, शायद विधायिका में तो आ सकते हैं वो। है विधायक, विधायिका में तो आ सकते हैं, तो विधायिका में तभी तो आए हैं, विधायिका में ये और विधायिका क्या। का ही तो है। हाँ, और क्या। ये हाँ, विधायिका में आए हैं, जैसे वो चाहे तो कोई लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिटायर होने के बाद चुनाव भी लड़ सकता है। ये चुनाव होके नहीं आए, नहीं नहीं नहीं, चुनाव होके नहीं आ सकते हैं, हाँ, ये क्यों? नॉमिनेट होके आ सकते हैं हाँ, सब नहीं, अपने। ये तो नॉमिनेट होके आए हैं, लेकिन चुनाव तो हाँ लड़ तो सकता है ना कोई भी नहीं नहीं रिटायर नहीं होने के लड़ बाद। सकते, नहीं लड़ सकते। अच्छा, हाँ, चुनाव का भी अधिकार नहीं बनता। अच्छा, हम्म। क्योंकि हमारे वैसे हाई कोर्ट के जज तो शायद
हाई कोर्ट के जज जो है वो तो अपनी सेवाएं दे सकते हैं देखो हाई रिटायरमेंट। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंतर हैं, अलग अलग, दोनों हाँ के हाँ, रूल्स अलग हैं, क्योंकि दोनों क्योंकि की। हाई कोर्ट के जज जो है वो हमारे एससीटीआई कॉलेज के जो बोर्ड ऑफ गवर्न बोर्ड बीओजी की जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसके मेंबर हैं हाई कोर्ट के जज हमारे एससीटीआई के, और साथ साथ वो हमारा कंसल्टेंसी भी भी करते एक्सपीरियंस है, हैं। हम भी पढ़े हैं वहाँ पे। नहीं, वो पहले की बात अलग थी, अभी हाँ हाँ। वर्तमान में जो है अपने एन के मोदी, हम्म। अ, ये जो है ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और ये अभी बीओजी के मेंबर हैं। तो ये संवैधानिक पद नहीं है यार, तुम समझ नहीं रहे, संवैधानिक पद कोई भी नहीं ग्रहण कर सकता, संवैधानिक पद बोल रहा हूँ, अच्छा हाँ, वो नॉमिनेटेड हैं। है ना। संवैधानिक पद का मतलब जैसे चुनाव आयुक्त नहीं हाँ बनाया हाँ जा हाँ सकता इनको, हाँ हाँ है ना, कैग का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है ना। हाँ और भी जितने भी संवैधानिक पद हैं, बहुत सारी, मतलब निर्वाचन आयोग है या फिर और भी चीजें हैं, मतलब नीति हाँ, आयोग है, जो भी एक तरीके से वो जितने भी प्राइवेट ही है, संवैधानिक। एक तरीके से प्राइवेट ही है वो उनका ये। हाँ तो वो, ये अलग है, ये संवैधानिक पद नहीं ग्रहण कर सकता हाँ कोई, हाँ हाँ, ओके ये ओके। चीज अलग। तो ठीक है, आज के लिए इतना इतना काफी है। ठीक है, आज के लिए काफी है। कल से हम करते हैं मौलिक अधिकार, मतलब ये क्या चल रहा है, संविधान की विशेषताएं चल रही है हमारे संविधान की, ठीक है। तो 8वीं हम्म, विशेषता जो मौलिक अधिकार है वो हम कल से करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। चलिए, ओके ओके। ओके।